गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीसीपी चैप्टर हम लोग देख रहे थे एक्सपोर्ट फाइनेंस। अभी तक हम लोगों ने देखा पीसीएफसी ईपीसी, ठीक है। एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट देखा। नेक्स्ट जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखिए, फॉरवर्ड मतलब आगे का, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है, कंफर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर है पार्टी के पास, तो क्या है, पीसीएफसी देने के पहले, मतलब पैकिंग क्रेडिट आप जब देते हैं, पैकिंग क्रेडिट देते हैं, ईपीसी देते हैं, तो ठीक है ना। ईपीसी देने के पहले जो है आप पार्टी को जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, और वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल होगा जब पार्टी पीसीएफसी ले लेगा, ठीक है, पैकिंग क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें कहता है बैंक आर ऑल्सो परमिटेड टू अलाउ एक्सपोर्टर टू बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर। Confirm export order prior to availing PCFC and cancel the contract at prevailing market rate on availing PCFC, ठीक है। इसको जो है जब अवेल करेगा PCFC तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। किसके बेसिस पर होगा? कन्फर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। बैंक आर फर्दर परमिटेड टू अलाउ कस्टमर टू सीक cover in any permitted currency of their choice which is actively traded in market, subject to ensuring that the customer is exposed to exchange risk and permitted currency in the underlying transaction। इसमें आप किसी भी करेंसी में उसको जो है अलाउ कर सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। while allowing forward contract under the scheme, बैंक में ensure compliance of basic foreign exchange management requirement that customer is exposed to exchange risk in the underlying transaction at different stages। देखिए, बैंक को फॉलो करना पड़ेगा फेमा का जो गाइडलाइंस होता है या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट जो होता है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज द कस्टमर इज एक्सपोजिंग टू एक्सचेंज रिस्क होगा ना। आज 100 रुपये मार्केट में है, कल 98 भी हो सकता है, परसों 102 भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से फॉरवर्ड जब एक्सचेंज रिस्क पार्टी को लगेगा डेट डिफरेंट एसेज, तो बैंक जो है उसको क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि कंप्लायंस हो जाए, ठीक है। अब शेयरिंग ऑफ ईपीसी, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट एंड पैकिंग क्रेडिट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका कुछ जो है, लाइक इन द केस ऑफ रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, द पैकिंग क्रेडिट इज अलाउड टू बी शेयर्ड बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर एंड द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड टू एक्सपोर्ट। देखिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर पीसीएफसी इज आल्सो अलाउड टू बी, पैकिंग क्रेडिट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्या है, अलाउड रहता है कि आप चाहे तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स या कम सेलर को आप जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर एंड मैन्युफैक्चरर supplies from one EOU EPZ SEZ unit to another EOU EPZ SEZ unit, PCFC में भी made available to supplier यूनिट एंड रिसीवर, ठीक है। ये दोनों के लिए रहता है, आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब ईपीसी और पीसीएफसी जो है एक से दूसरे को शेयर कर सकते हैं, मतलब बायर से मैन्युफैक्चरर शेयर कर सकता है, या एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर जो है मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स को शेयर कर सकते हैं। Similarly, bank may extend PCFC also to the manufacturer on the basis of disclaimer from the export order holder through the bank। बैंक चाहे तो जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर से डिस्क्लेमर लेके, या जिसको अंडरटेकिंग बोल सकते हैं, अंडरटेकिंग लेके मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट जो है पीसीएफसी दे सकता है। पीसीएफसी ग्रांटेड टू द मैन्युफैक्चरर कैन बी रीपेड बाय ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी। कैसे रीपे होगा? आपने इशू कर दिया, एक तो ट्रांसफरेबल भी है, शेयरेबल भी है, ठीक है। उसके अलावा जो है अंडरटेकिंग के बेसिस पर मैन्युफैक्चरर को भी दे सकते हैं, और जब मैन्युफैक्चर सबने दे दिया फिर उसके बाद क्या, रीपे कैसे होगा? रीपे ऑन द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम एक्सपोर्ट होल्डर ऑर्डर होल्डर बाय अवेलिंग पीसीएफसी और बाय डिस्काउंटिंग द बिल्स। अगर आप डिस्काउंट कर लीजिए बिल को, बिल डिस्काउंट होगा एक्सपोर्ट ऑर्डर का, ठीक है, या फॉरेन करेंसी जो आपको मिलेगी उससे आपका ये जो है रीपे होगा। Banks should ensure that no double finance is involved in transaction and the total period of packing credit is limited to the actual cycle of production। देखिए,
पैकिंग क्रेडिट का जो पीरियड होगा वो प्रोडक्शन साइकिल के बराबर होगा, प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। और ये भी इंश्योर करना है बैंक को कि डबल फाइनेंसिंग ना हो जाए, ठीक है। द फैसिलिटी में भी एक्सटेंडेड वेयर द बैंकर और लीडर ऑफ कंसोर्टियम बैंक इज द सेम। मान लीजिए कि अब अगर लीडर कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम में जो है, कंसोर्शियम में जो बैंकर है या लीडर सेम है, तो दोनों जो है बैंक इज द सेम बोथ फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर manufacturer or the bank concerned agree to such agreement where the banker are different for export order holder और manufacturer। ये फैसिलिटी जो आप एक्सटेंड कर सकते हैं किसको, जहाँ पे बैंकर और लीडर ऑफ कंसोर्शियम सेम हो, ठीक है, बैंक इन द सेम फॉर बोथ द एक्सपोर्ट ऑर्डर और मैन्युफैक्चरर, या एग्रीमेंट कंसोर्शियम के अदर मेंबर अगर एग्री करते हैं तो क्या होगा फिर, अदर बैंकर जो है या अदर बैंकर या एक्सपोर्ट होल्डर, ऑर्डर होल्डर या मैन्युफैक्चरर को भी पीसीएफसी दिया जा सकता है। द शेयरिंग ऑफ एक्सपोर्ट, the sharing of export benefit will be left to the mutual agreement between the export order holder and the purchaser। देखिए एक्सपोर्ट बेनिफिट जो है ये छोड़ दिया था किसके ऊपर, ये रहेगा मोस्टली एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, उसको कैसे शेयर कर। डिम्ड एक्सपोर्ट किसे माना जाता है, डिम्ड एक्सपोर्ट जो है तो इसे कहते हैं पीसीएफसी में भी अलाउड फॉर डिम्ड एक्सपोर्ट ओनली for the supply to project financed by multilateral bilateral agency funds, ठीक है। पीसीएफसी जो है is allowed for deemed export only is the purpose of supply to the project financed by the multilateral or bilateral agency। PCFC release for deemed export should be liquidated by grant of foreign currency loan at post supply stage or maximum period of 30 days up to date of payment by the project authority whichever is earlier, ठीक है। पीसीएफसी जो है कब रिलीज किया जाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए शुड बी, ठीक है। पीसीएफसी जो भी रिलीज किया गया डीम्ड एक्सपोर्ट के शुड बी लिक्विडेटेड बाय ग्रांट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन। एफसी लोन जो है फॉरेन करेंसी एट पोस्ट सप्लाई स्टेज के बाद का फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज और अप टू द डेट ऑफ पेमेंट बाय द प्रोजेक्ट अथॉरिटी व्हिचएवर इज अर्लियर। पीसीएफसी में आल्सो रीपेड आउट ऑफ बैलेंस इन ईएफसी एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होगा एज ऑल्सो फ्रॉम रूपी रिसोर्सेज ऑफ एक्सपोर्टर टू द एक्सटेंड ऑफ सप्लाई हैव एक्चुअली बीन मेड, ठीक है, या रूपी रिसोर्स जहाँ से होगा वहां से। पैकिंग क्रेडिट प्रोवाइडेड शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम द फ्री फॉरेन करेंसी रिप्रेजेंटिंग पेमेंट फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स those agency it can also be prepaid out of balance in exchange earner foreign currency account as also from the rupee resource of the exporter of the extent of supply have been actually made, ठीक है। देखिए पैकिंग क्रेडिट जो है एडजस्ट करना है, should be adjusted from the free foreign exchange representing payment for supply of goods to the agency। It can also be prepaid out of balance in EFC, पहले ही बता दिया, as also from the rupee resources सॉरी एक्चुअली मेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डीडी अकाउंट, डायमंड डॉलर अकाउंट। डायमंड डॉलर अकाउंट किसके लिए होता है, जो जो डायमंड एक्सपोर्टर होते हैं उनके लिए, ठीक है। यूनिट एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ रफ और कट एंड पॉलिश डायमंड्स, डायमंड स्टडेड ज्वेलरीज विद द गुड ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट 2 years। इसमें याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डायमंड का, विथ एनुअल एवरेज टर्नओवर ऑफ 3 करोड़। दो चीज, 2 साल 3 करोड़ above का टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंस ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च आर परमिटेड टू कैरी आउट देयर बिजनेस थ्रू द डीडीए अकाउंट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, डीडीए अकाउंट्स में 2 ईयर का आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और 3 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर चाहिए, ठीक है। अंडर डीडीए स्कीम्स बैंक में लिक्विडेट पीसीएफसी ग्रांटेड टू डीडीए होल्डर बाय डॉलर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ रफ कट पॉलिश डायमंड बाय हिम टू अनदर डीडीए होल्डर, ठीक है।
अब मान लीजिए अदर डीडीए होल्डर को किसी डीडीए वाले ने जो है डायमंड डॉलर अकाउंट वाले ने जो है डायमंड डॉलर अकाउंट से जो है फॉरेन करेंसी में एडजस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ क्या था, अंडर डीडीए स्कीम बैंक में लिक्विडेट पीसीएफसी गारंटेड टू द डीडीए होल्डर बाय डॉलर प्रोसीड, जो डॉलर में उसका प्रोसीड्स आ रहा है फ्रॉम सेल ऑफ रॉफ कट और पॉलिश डायमंड बाई हिम टू अनदर डीडीए होल्डर। अंडर द डीडीए स्कीम क्या है, इट वुड बी ऑर्डर फॉर बैंक टू लिक्विडेट पीसीएफसी गारंटेड टू डीडीए होल्डर बाय डॉलर प्रोसीड्स, ठीक है, by him to another DDA holder for detail regarding डायमंड डॉलर अकाउंट। आरबीआई का सर्कुलर देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है डीडीए में, आपको जो है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेटर देन 3 इयर्स का, 3 करोड़ का आपको टर्नओवर चाहिए। ठीक है, लिक्विडेट किससे होगा, फॉरेन बिल्स, फॉरेन एक्सचेंज से आपका लिक्विडेट होगा। नेक्स्ट जो है हमारा पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। अभी तक हम प्री शिपमेंट पीसीएफसी देख रहे थे, ईपीसी देख रहे थे, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो है रूपी एक्सपोर्ट फाइनेंस कब होता है, जब आपका सामान जो है लदान हो जाता है। ठीक है, तो पोस्ट शिपमेंट मतलब आपको इधर बाई रोड और बाई आपको वाटर और एयर। ठीक है, वाटर में हो गया वेसल, एयर में हो गया आपका एयरप्लेन और रोड में आपका जो भी है ट्रक बसेस जो भी है। ठीक है, तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इज वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी granted by the banker to the exporter of goods services from date of extending credit after shipment of goods। ये कब होगा, जब शिपमेंट हो जाएगा। ठीक है, गुड्स रेंडरिंग द सर्विसेज टू द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट। ये कब तक रहेगा, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट। अब मान लीजिए शिपमेंट हो गया आपका, शिपमेंट हो गया। ठीक है, शिपमेंट के स्टेज तक आपको प्री शिपमेंट क्रेडिट मिला, प्री शिपमेंट क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद आपको पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, ठीक है ना, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, इसका रियलाइजेशन कब होगा, टिल द एक्सपोर्ट रियलाइजेशन। ये कब तक के लिए वैलिड रहेगा, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन तक, एक्सपोर्ट का प्रोसीड्स रियलाइज होने तक, प्रोसीड्स जो है रियलाइज होगा उतना दिन तक ये रहेगा। ठीक है, तो कहता है एज पर द एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन द पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब रियलाइजेशन इज 12 मंथ। 12 महीने तक का ऑन एन एवरेज दिया जाता है ऑन द डेट ऑफ शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कैन बी मेड अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर ऑफ फॉलोइंग वेज। ठीक है, अब पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो है फॉलोइंग फॉर्मेट में आप उसको दे सकते हैं। पहला, एक्सपोर्ट बिल परचेज और डिस्काउंट, एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड, एडवांस अगेंस्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शंस, एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट फॉर कंसाइनमेंट बेसिस, एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंसेज, एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। इन सब वे तरीके से आप जो है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दे सकते हैं। पहला, एक्सपोर्ट बिल परचेज डिस्काउंट, नेगोशिएटेड, एडवांस बिल सेंट फॉर कलेक्शन, एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंसेज, एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, अब देखिए, although there are many ways for providing financial assistance to the exporters, but the most common type of financing are purchase discounting and negotiation of the bills। ठीक है, परचेज डिस्काउंटिंग या नेगोशिएशन ऑफ बिल जो होता है, आप इन तरीके से हम लोग दे सकते थे, बट इसमें जो है नेगोशिएशन जो होगा, ये वाला दोनों फॉर्मेट जो है, एक्सपोर्ट बिल परचेज या डिस्काउंट या नेगोशिएट। Post shipment credit is to be liquidated by proceeds of export bills received from abroad in respect of goods services rendered। It can also be repaid period out of EEF account में बैलेंस अगर है तो, और also from the proceeds of any unfinanced bills। कोई अनफिनांस बिल जो है जिसका कलेक्शन हुआ है तो आप उससे भी एडजस्टमेंट हो सकता है।
ठीक है। पीरियड ऑफ क्रेडिट कैन बी डिमांड बिल अगर है तो एनटीपी पीरियड, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो होगा पढ़ाई का उसके उतना पीरियड ऑफ एडवांस रहेगा। यूसांस जो है तो मैक्सिमम 365 डेज फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट इंक्लूडिंग एनटीपी नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। ठीक है। डिमांड बिल एनटीपी के बराबर रहेगा। यूसांस मैक्सिमम 365 डेज इंक्लूडिंग एनटीपी। ओवरड्यू बिल्स या डिमांड बिल्स, ओवरड्यू या डिमांड बिल्स नॉट पेड विद इन एनटीपी प्लस ग्रेस पीरियड। ये कब माना जाएगा कि अगर वो एनटीपी या ग्रेस पीरियड से ज़्यादा हो गया। यूसांस बिल नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट को पेड नहीं हुआ। ठीक है। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड किससे बोलते हैं? देखिए, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो बोलते हैं, एवरेज पीरियड नॉर्मली इन्वॉल्व फ्रॉम डेट ऑफ नेगोशिएशन परचेज डिस्काउंट टिल रिसीट ऑफ प्रोसीड इन नोट्स टू अकाउंट ऑफ द बैंक कंसर्न एज प्रेस्क्राइब्ड बाय FDI फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। इसको कब बोलते हैं? इन्वॉल्व फ्रॉम द डेट ऑफ नेगोशिएशन। जिस दिन से आपने नेगोशिएट किया, परचेज किया, डिस्काउंट किया, उस दिन से लेकर नोस्ट्रो अकाउंट में जब तक आपका कलेक्शन नहीं आया, ठीक है, तो उसे ही नॉन टीपी बोलते हैं। इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज दैट विद द टाइम टेकन फॉर अराइवल ऑफ गुड्स एंड ओवरसीज डेस्टिनेशंस। ठीक है। एनटीपी कहते हैं जिस दिन से आपने सॉरी डेट ऑफ नेगोशिएशन से बिल के प्रोसीड्स के रियलाइजेशन तक के बीच का जो पीरियड होता है उसे ही नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड बोलते हैं। अब कहता है कि एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंस इन एक्सपोर्ट बिल्स। तो इसके अगेंस्ट में जो है अनड्रॉन बैलेंस अगर कोई एक्सपोर्ट बिल्स का है तो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं? एडवांस दे सकते हैं कि नहीं? तो इन रिस्पेक्ट ऑफ export of certain commodity where exporter are required to draw bills on overseas buyers up to 90 to 98% of the freight on board FOB value of the contract, the residuary amount being undrawn balance. ठीक है। is payable by the overseas buyer after satisfying himself about the quantity quality of goods। ठीक है। कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्टन कुछ कमोडिटीज जो है जिसका जहाँ पे एक्सपोर्टर आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द बिल्स ऑन द ओवरसीज बायर, ओवरसीज बायर के अगेंस्ट में के ऊपर जो है बिल ड्रॉ करता है 98% का एफओबी वैल्यू। फ्रेट ऑन बोर्ड जब है शिपमेंट के का टर्म है, शिपमेंट का टर्म है फ्रेट ऑन बोर्ड जब आपका चला गया या वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो रेसिड्यूरी अमाउंट जो है अनड्रॉन बैलेंस का इज पेबल बाय द ओवरसीज बायर, मतलब जैसे मान लीजिए कि ठीक है 10% टू 2% जो रह गया आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ द क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है बढ़िया है तब वो बाकी 10 से 12% देता है। पेमेंट ऑफ अनड्रॉन बैलेंस इज कंटीजेंट इन नेचर। बैंक में कंसीडर ग्रांटिंग एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंस बेस्ड ऑन देयर कमर्शियल जजमेंट एंड ट्रैक रिकॉर्ड। एडवांस अगेंस्ट रिटेंशन मनी रिटेंशन मनी है तो उसके अगेंस्ट में एडवांस। इन द केस ऑफ टर्नकी प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई टर्नकी प्रोजेक्ट है या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, progressive payment are made by the overseas employer in respect of services segment of contract, retaining a small percentage of progressive payment as retention money which is payable after expiry of a stipulated period from the date of completion of contract subject to obtaining certificate from the specified authority। एडवांस अगेंस्ट रिटेंशन ऑफ मनी। ठीक है। रिटेंशन मनी जो है उसके अगेंस्ट में एडवांस। तो कहता है इन द केस ऑफ टर्नकी प्रोजेक्ट, अगर कोई टर्नकी प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो कहता है प्रोग्रेसिव पेमेंट आर मेड बाय द ओवरसीज एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस सेगमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिटेनिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेसिव पेमेंट एज रिटेंशन मनी। मान लीजिए जैसे अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर गया, मैं आपको यहीं का बताता हूँ, मुंबई में काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ जो एम्प्लॉयर है उसने इस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पैसे दिए और 10% एज रिटेंशन मनी रख दिया। तो इसी रिटेंशन मनी के बेसिस पर जो है जो एडवांस दिया जाता है, ठीक है, ये 10% रिटेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाएगा तब वो एम्प्लॉयर फिर से देगा। ठीक है। तो इसके बेसिस पर जो एडवांस होगा उसे ही एडवांस अगेंस्ट रिटेंशन मनी बोलता है।
payable after expiry of stipulated period from date of completion of contract, subject to obtaining certificate from the specified out. Retention money जो है may also be sometimes stipulated against the supply portion in the case of turnkey project. It may likewise arise in the case of subcontract. The payment of retention money is contingent in nature and is deferred liability. जो रिटेंशन मनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, कंटिंजेंट होता है इन नेचर एंड इट इज a deferred liability. The following guidelines should be followed in regard to the grant of advance against the retention. अगर आप रिटेंशन मनी के अगेंस्ट में कोई एडवांस दे रहे हैं तो आपको इस कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है. नो एडवांस में बी ग्रांटेड अगेंस्ट रिटेंशन मनी रिलेटिंग टू द सर्विस पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी एडवांस जो है ग्रांट नहीं किया जाएगा अगेंस्ट रिटेंशन मनी रिलेटिंग टू सर्विस पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सर्विस पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस पोर्शन के अगेंस्ट में कोई रिटेंशन मनी ग्रांट नहीं होगा. एक्सपोर्टर में एडवाइज टू अरेंज एज फार एज पॉसिबल प्रोविजन ऑफ सुटेबल गारंटी इंस्टेड ऑफ रिटेंशन मनी. ठीक है, रिटेंशन मनी की बजाय जो है, ठीक है, इसका अगेंस्ट में आपको एडवांस मिल जाएगा बट आपको एक सुटेबल गारंटी अरेंज करना होगा. बैंक में कंसीडर ऑन सेलेक्टिव बेसिस ग्रांटिंग द एडवांस अगेंस्ट रिटेंशन मनी relating to the supply portion of the contract, taking into account among others the size of retention money accumulated, its impact on the liquid funds position of exporter and past performance regarding the timely receipt of retention. देखिए, बैंक में कंसीडर ऑन सेलेक्टिव बेसिस पर जो है बैंक कंसीडर कर सकता है ग्रांटिंग ऑफ एडवांस अगेंस्ट रिटेंशन मनी रिलेटिंग टू द सप्लाई पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ अदर्स. ठीक है, कहता है द पेमेंट ऑफ रिटेंशन मनी मे बी सिक्योर्ड बाय द एलसी और बैंक गारंटी वेयर पॉसिबल. रिटेंशन मनी जो है आप इसको सिक्योर कर सकते हैं एलसी और बैंक गारंटी के थ्रू. Whether retention money is payable within the period of one year from the date of shipment, according to the terms and contract, banks would charge prescribed rate of interest up to the maximum 90 days. The rate of interest prescribed for foreign currency ECNOS at the post shipment stage may be charged for the period of beyond 90 days. ठीक है, कहता है कि रिटेंशन मनी वेर रिटेंशन मनी इज पेबल विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर होना है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट. तो अकॉर्डिंग टू टर्म कंडीशन बैंक क्या है इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है प्रिस्क्राइब रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 90 डेज, और अबव 90 डेज के केस में क्या होगा, प्रिस्क्राइब फॉर द कैटेगरी EC नॉस पोस्ट शिपमेंट स्टेज में भी चार्ज द पीरियड फॉर बियॉन्ड 90 डेज. वेयर द रिटेंशन मनी इज पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1. मान लीजिए अब रिटेंशन मनी जो है उसने एक साल के बाद का 12 महीने के बाद का है, ग्रेटर देन 12 महीने में पे होगा, पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट. ठीक है, according to your terms of contract and the corresponding advance is extended for a period of exceeding 1 year, it will be treated as post shipment credit given on deferred payment terms exceeding 1 years and bank is free to decide rate of interest. इस केस में क्या है, बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए फ्री है. ठीक है, क्या है, वेयर द रिटेंशन मनी इज पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट. तो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग एडवांस इज एक्सटेंडेड फॉर पीरियड एक्सटेंडेड. आप एक साल से ज़्यादा का एडवांस देंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट. ठीक है, गिवन ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस एक्सीडिंग 1 ईयर. ठीक है, तो बैंक इसमें क्या है अपना इंटरेस्ट रेट स्वतः डिसाइड कर सकता है. अब आता है जो सबसे फेमस है, जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, परचेज या डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बेस. The export will representing genuine trade transaction and which are drawn as per the term and contract from order may be discounted or purchased by the bank. ले सकता है. Need based limit should be sanctioned to the exporter for purchase of their exports. एक्सपोर्टर को जो है नीड बेस्ड सैंक्शन लिमिट देना है और किसके लिए, परचेज के लिए. Since the purchase or discounting is not covered under LC, the risk for non-payment may be felt by the bank, more particularly in case of release of document under the acceptance. ठीक है, डॉक्यूमेंट अंडर एक्सेप्टेंस दी है. इसमें क्या कहता है कि देखिए क्या है, ये जो परचेज या डिस्काउंटिंग जो है एलसी से कवर नहीं होता है, तो नॉन पेमेंट का जो रिस्क होता है वो बैंक
को बियर करना पड़ता है, मोर पार्टिकुलरली इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर एक्सेप्शन। एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट अंडर एक्सेप्टेंस के अंदर जो है कि केस में आप बैंक को रिस्क बियर करना पड़ सकता है। टू मिटिगेट सच रिस्क बैंक एज वेल एक्सपोर्टर शुड ऑब्टेन ईसीजीसी। देखिए जो रिस्क होता है ना एक्सपोर्टर वाले केस में, तो उसमें क्या है, बैंक जो है ईसीजीसी कवर लेता है। बैंक नॉर्मली टेक होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट गारंटी while the exporter may take separate cover known as buyer wise policy। ठीक है, तो एक्सपोर्टर क्या करता है, वो लेता है बायर वाइज पॉलिसी लेता है। द डॉक्यूमेंट में बी परचेज्ड और डिस्काउंट डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डॉक्यूमेंट आर अगेंस्ट पेमेंट और डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो परचेज होता है, डिस्काउंट होता है, वो डिपेंड करता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या अगेंस्ट परचेज है और या एक्सेप्टेंस है। इन केस ऑफ डीपी बिल्स बैंक रिटेन द कंट्रोल ऑफ गुड्स अंटिल द बिल इज पेड। मान लीजिए डीपी बिल्स है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट प्रेजेंटेशन, बैंक रिटेन क्या करता है, कंट्रोल रखता है of the goods until the bill is paid. In case the bill is on DA basis, the control over the security is lost as soon as the document are released against acceptance। ठीक है, अगर DA बिल्स है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जहाँ पे गुड्स सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या है, बैंक कंट्रोल नहीं रहता है गुड्स पे जैसे ही डॉक्यूमेंट रिलीज होता है। द एडवांस अगेंस्ट सच बिल्स बिकम्स ए क्लीन एडवांस। तो उस केस में क्या होता है, एडवांस जो होता है वो क्लीन एडवांस हो जाता है। If the bill is not paid, it is difficult to sue the importer as in the foreign currency. House bill should not be purchased unless specifically sanctioned at appropriate level. हाउस बिल जो है, हाउस बिल शुड नॉट बी परचेज अनलेस स्पेसिफिकली सैंक्शनड एट अप्रोप्रिएट लेवल। ठीक है, तो हाउस बिल जो है वो परचेज नहीं होना चाहिए अगर वो सैंक्शन नहीं किया गया हो, याद रखिएगा। At the time of purchase of bills, rupee equivalent should be calculated at bill buying rate। जब आप बिल परचेज करते हैं तो rupee equivalent should be calculated at bill buying rate if forward contract has been booked। ठीक है, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया गया है तो रूपी इक्विवेलेंट शुड बी कैलकुलेटेड एट फॉरवर्ड परचेज रेट। दो चीज़ें हैं, एट टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिल रूपी इक्विवेलेंट शुड बी कैलकुलेटेड एट बिल बाइंग रेट। बिल बाइंग रेट को कैलकुलेट करना है, और इफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बुक्ड रूपी इक्विवेलेंट शुड बी कैलकुलेटेड एट नॉर्मल परचेज रेट। ठीक है, एनटीपी, नॉर्मल फॉरवर्ड परचेज रेट। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ रेट डिपेंड अपॉन द टेनर ऑफ बिल्स। देखिए टोटल एक्सचेंज रेट जो है टेनर ऑफ बिल्स के बराबर था 12 मंथ तो ग्रेटर देन 12 मंथ। ठीक है, तो एनटीपी जो है एज पर फेडाई इज 25 डेज। नॉर्मल एनटीपी याद रखिएगा, हमेशा पूछता है 25 डेज होता है। एनटीपी इज द पीरियड ऑफ परचेज डॉक्यूमेंट टिल द डेट ऑफ पेमेंट या टिल द डेट ऑफ रियलाइजेशन। नेगोशिएशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, बिल ड्रॉन अंडर irrevocable letter of credit may be negotiated without any problem provided document are strictly drawn under as per the terms of service। देखिए, और irrevocable लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट में बिल्स ड्रॉ किया गया है तो वो नेगोशिएट किया जाएगा बशर्ते कि वो एलसी के टर्म एंड कंडीशन को पूरा करता है। व्हेन द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटेड फॉर नेगोशिएशन दिस शुड बी स्क्रूटनाइज्ड केयरफुली टू चेक द कंप्लायंस ऑफ क्रेडिट। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, इट इज नोटेड दैट द एलसी इशूइंग बैंक अंडरटेक टू ऑनर द कमिटमेंट ओनली इफ द बेनिफिशियरी सबमिट a stipulated document confirming to the LC terms। एलसी इशूइंग बैंक जो है अंडरटेक करता है कि जो ऑनर है उसको कमिटमेंट है उसको ऑनर करेगा इफ बेनिफिशियरी सबमिट a stipulated document confirming LC terms। LC terms को पूरा करता है। ये बार बार रिपीट हो रहा है। Even the slightest deviation from the term and condition specified in LC can give excuse to the issuing bank to refuse the reimbursement of negotiating। कुछ भी कमी होगा तो क्या होगा, वो बैंक रिम्बर्सिंग रिफ्यूज कर सकता है। कॉमन डिस्क्रिपेंसी क्या पाई जाती है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, तो लेट नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ एलसी। ठीक है, एक्सपायरी ऑफ एलसी, एलसी एक्सपायर होने के बाद लेट शिपमेंट ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, डेट ऑफ बीएल इज लेटर देन द डेट गिवन इन एलसी। ठीक है, जो क्या होता है ये एलसी के डेट के बियॉन्ड होता है।
Late presentation of documents. Document not submitted within limitation period as specified in LC or 21 days from the date of shipment. 21 days के अंदर में आपको सबमिट करना है. ड्रॉइंग इन एक्सेस ऑफ एलसी अमाउंट, विल ड्रॉन इन एक्सेस अमाउंट, क्या होगा ये भी उसमें इरेगुलरिटी होती है कि एक्सेस अमाउंट का एलसी हो गया है ड्रॉ. शिपमेंट मेड फ्रॉम एंड टू पोर्ट अदर देन द मेंशन्ड. अब एलसी में जो है अगर आप जो है पोर्ट मेंशन है, याद रखिएगा फ्रेंड कि हमको अमेरिका के मान लीजिए किसी पोर्ट से करना है, एनवाईसी से करना, न्यूयॉर्क से करना है, न्यूयॉर्क पोर्ट के बजाय आपने दूसरी जगह वाशिंगटन पोर्ट से कर लिया है, तो फिर ये भी प्रॉब्लम आ जाएगा. पार्शियल शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट मेड टू कंट्रावेंशन ऑफ एलसी. अगर आपको एलसी में पार्शियल शिपमेंट अलाउड नहीं है तो आपको नहीं करना है. बिल ऑफ लेडिंग, बिल जो है एयरवे बिल जो है नॉट प्रॉपरली साइंड है. बिल ऑफ लेडिंग नॉट प्रेजेंटेड इन कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट में बिल ऑफ लेडिंग नहीं दिया गया है. वेरिएशन इन वेट ऑफ इनवॉइस, वेट लिस्ट एंड द अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इन सब में वेरिएशन है. इनएडिक्वेट वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट. अब मान लीजिए आपने 5 टन लिया बट आपने 3 टन का ही इंश्योरेंस कराया है. प्रेजेंटेशन ऑफ अनसाइंड अनडेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट. पॉलिसी सर्टिफिकेट जो है अनसाइंड है या अनडेटेड है. इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट ड्राइंग ऑफ ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज. ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इनकम्प्लीट है, अनसाइंड है. इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज इन वेरियस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है. नॉन सबमिशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट एज कॉल्ड इन लेटर ऑफ क्रेडिट. मान लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ डॉक्यूमेंट का डिमांड किया गया है तो वो भी नहीं है. अदर फॉर्मेलिटी मेंशन इन परचेज ऑफ बिल शुड बी फॉलोड इन केस ऑफ नेगोशिएशन ऑफ बिल्स, ठीक है. तो ये सब जो है इरेगुलरिटी के कारण बैंक जो है डिनाई कर सकता है. बैंक मस्ट एक्सरसाइज कॉशन एंड टेक इमीडिएट करेक्टिव स्टेप्स एज दोस कुड इम्पैक्ट द स्टेटस ऑफ अकाउंट एंड पुट द लोन एज जीओपार्टी. नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ठीक है. तो एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस जनरल. एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस lend स्कोप फॉर a lot of misuse in the matter of repatriation of export proceeds. देखिए इसमें इशू हो सकता है repatriation of export issues proceeds में. Therefore, export on consignment basis should be at par with the export on outright sale basis on cash term in matter regarding to the rate of interest to be charged by the bank on post shipment credit. तो इसमें क्या होना चाहिए, देखिए इक्विवेलेंट अमाउंट, इक्विवेलेंट होना चाहिए, एट पार होना चाहिए विद द एक्सपोर्ट आउटराइट सेल. जो आप जो है एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस शुड बी एट पार विद द एक्सपोर्ट ऑन आउटराइट सेल बेसिस, ठीक है. ऑन कैश टर्म इन मैटर रिगार्डिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज बाय द बैंक ऑन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट. Thus, in case of exports on consignment basis, even if extension of period beyond 365 days granted by foreign department Fed for the repatriation of export credits, bank will charge appropriate prescribed rate of interest only up to the notional due date, depending upon the tenor of bill subject to maximum 3. देखिए बैंक जो है 365 डेज का ही इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है. कि किस केस में, इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट बेसिस इवन इन द एक्सटेंशन ऑफ पीरियड बियॉन्ड 365 डेज granted by the foreign exchange department for repatriation of export proceeds. तो बैंक जो है 365 डेज का इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है. एक्सपोर्ट ऑफ प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स. अब स्टोन्स आप भेज रहे हैं तो प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स ETC are exported mostly on consignment basis and exporter are not in a position to liquidate pre-shipment credit account with remittance received from abroad within the 365 days from date of advance, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, प्रीसियस या सेमी प्रीसियस स्टोन जो है वो कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर जो है एक्सपोर्ट होते हैं और एक्सपोर्टर जो है इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो प्री-शिपमेंट क्रेडिट को लिक्विडेट कर पाए, ठीक है, जो रेमिटेंस रिसीव्ड होता है विद इन 665 डेज. तो बैंक में देयरफॉर एडजस्ट पैकिंग क्रेडिट एडवांस इन केस ऑफ कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट एज सून एज एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस बाय ट्रांसफर ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन स्पेशल अकाउंट पोस्ट शिपमेंट, ठीक है, which in turn subject to adjustment as soon as relative proceeds are received from abroad but not later than 365 days from date of export or such extended period may be permitted by Fed.
ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या होगा, बैंक में देयरफॉर एडजस्ट पैकिंग क्रेडिट एडवांस इन केस ऑफ कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट एज सुन एज एक्सपोर्ट टेक प्लेस बाय ट्रांसफर ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन ए स्पेशल पोस्ट शिपमेंट अकाउंट। ठीक, पोस्ट शिपमेंट अकाउंट से ये ट्रांसफर कर सकता है, बट वो क्या होगा, उसका एडजस्टमेंट जो होगा शुड बी एडजस्टेड एज सुन एज उसका रिलेटिव प्रोसीड्स जो है वो रिसीव्ड हो जाएगा अब्रोड से, बट नॉट लेटर देन 365 डेज। देखिए नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर एग्जीबिशन एंड सेल। एग्जीबिशन एंड सेल के लिए जो है गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो बैंक में प्रोवाइड फाइनेंस टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट गुड्स सेंट फॉर एग्जीबिशन and sell abroad in normal courses in the first instance, and after sale is completed allow the benefit to the prescribed rate of interest on such advance both at the pre-shipment stage and post-shipment stage up to the stipulated period by way of rebate के रूप में। तो कहता है बैंक में प्रोवाइड फाइनेंस टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट गुड्स सेंट, जो माल भेजा है उसने फॉर एग्जीबिशन एंड सेल अब्रोड इन नॉर्मल कोर्स इन फर्स्ट इंस्टेंस एंड आफ्टर द सेल इज कम्प्लीट, जैसे ही सेल कम्प्लीट हो जाएगा अलाउ द बेनिफिट of the prescribed rate of interest on such advance both for pre-shipment stage and post-shipment stage। ठीक है, up to the stipulated period by way of rebate के रूप में such advance should be given in a separate account। नेक्स्ट आता है एडवांस अगेन ड्यूटी ड्रॉबैक एंटाइटलमेंट। ठीक है, बैंक में ग्रांट पोस्ट शिपमेंट एडवांस टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट देयर ड्यूटी ड्रॉबैक एंटाइटलमेंट and covered by ECGC guarantee as provisionally certified by custom authority pending final sanction and payment। ठीक है, बैंक में ग्रांट पोस्ट शिपमेंट एडवांस टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट देयर ड्यूटी ड्रॉबैक एंटाइटलमेंट एंड कवर्ड बाय ECGC गारंटी। ठीक है, प्रोविजनली सर्टिफाइड बाय कस्टम अथॉरिटी पेंडिंग फाइनेंशियल एक्शन फॉर पेमेंट। देखिए ये क्या होगा, एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल्स can also be made available to the exporter against export promotion copy of shipping bills against the EGM number issued by the custom department। ठीक है, इसके अगेंस्ट में दे सकता है। where necessary the finance bank may have its lien noted on the designated bank and arrangement may be made with the designated bank to transfer fund to the financing bank as and when duty drawback certified by the customs। कस्टम ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है, कस्टम से जो एंटाइटलमेंट, कस्टम से जो उसको पैसे रिसीव होते हैं ड्यूटी के, वो ड्यूटी ड्रॉबैक होता है। पोस्ट शिपमेंट अगर है डिफर्ड पेमेंट टर्म्स पे, तो बैंक आर परमिटेड टू ग्रांट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट ऑन डिफर्ड पेमेंट टर्म्स फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रोड्यूसर गुड्स एज स्पेसिफाइड बाय फेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रेंड्स, एक ECGC होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट स्कीम क्या है, फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट गारंटी स्कीम ऑफ ECGC लिमिटेड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बैंक अगेंस्ट नॉन पेमेंट ऑफ पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट बाय एक्सपोर्टर। अगर एक्सपोर्टर ने जो है पोस्ट शिपमेंट के अगेंस्ट में जो एडवांस है उसको पेमेंट नहीं किया तो उसके बदले में ECGC देता है एज लाइक एज CGT MSC जैसे आप लेते हैं ना वो। बैंक में इन इंटरेस्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन कंसिडरिंग ऑप्शन फॉर एक्सपोर्ट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स। ठीक है, द साइलेंट फीचर ऑफ दिस स्कीम may be obtained from ECGC। The post shipment guarantee is mainly intended to benefit a bank. The cost of premium is to respect taken out of the bank may be absorbed by the bank and not posed by the। ठीक है, इसका जो भी कॉस्ट है वो बैंक बियर करेगा। ठीक है, प्रीमियम जिसको बोल सकते हैं। It is necessary that the borrower constitute obtains buyer-wise insurance policy as well. By doing not only the risk is mitigated but the bank can save the capital charge well since the exposure covered by the ECGC cover under the ECIB will attract lower weight where the risk covered by ECGC banks would
not slack in their efforts toward the realization of due service. फ्रेंड्स लास्ट में आते आते एकदम थक जाते हैं. 39 मिनट कंटिन्यू लगातार बोलना. देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आते हैं हम ये थोड़ा इसको देख लेते हैं. इंटरेस्ट रेट क्या होगा एक्सपोर्ट क्रेडिट पे. बेस रेट सिस्टम अपने पास में जुलाई 2010 में आया था. अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल फॉर और 10 ईयर फीस एक्सपोर्ट क्रेडिट एडवांस सैंक्शन ऑन और जुलाई 10 1 जुलाई आर एक्सटेंडेड एट अबव बेस रेट. ठीक है. इंटरेस्ट रेट अंडर द बीपीएलआर सिस्टम इफ इफेक्टिव फ्रॉम द जून 2010 विल बी नॉट एक्सीडिंग बीपीएलआर माइनस 2.5%. पहले बीपीएलआर था बेंच, तो ये जो है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था, नॉट एक्सीडिंग पर एनम द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट. ठीक है. द बैंक वुड नाउ चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट टेनर्स ऑफ बेसिस ऑफ 1 ईयर एमसीएलआर. अब क्या है, एमसीएलआर आ गया है. आफ्टर टेकिंग अकाउंट into account reducing interest equalization rate and then may add a spread as per the discretion and arrive rate accordingly. जब 2010 में हम लोग भी बैंक में आए थे तो बीपीएलआर था, उसके बाद बेस रेट हुआ. अब क्या हो गया, अभी आरबीएलआर आ गया और एमएसएमई के लिए एमसीएलआर आ गया. ठीक है. तो 1 ईयर एमसीएलआर पे ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको चार्ज करना है ऑन रिड्यूसिंग बेसिस, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट. While deciding rate of interest matrix, bank may taken into account other risks such as top rated borrower, unrated borrower. ये रिस्क प्रीमियम उसमें लगता है. टॉप रेटेड borrower है जिसको हम लोग रेटिंग करते हैं CBI 1, CBI 2, 2 से लेकर 10 तक. ठीक है. 6 तक माना जाता है कि यहाँ तक ठीक ठाक है, 6 के बाद ठीक नहीं माना जाता है. ठीक है. तो कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या है, प्री शिपमेंट क्रेडिट फ्रॉम डेट ऑफ एडवांस अप टू 270 डेज. ठीक है. अगेंस्ट इंसेंटिव रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट कवर्ड बाय ईसीजीसी गारंटी अप टू 90 डेज. पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट ये हो गया आपका प्री शिपमेंट 270 दिन के लिए. ठीक है. और 90 दिन जो है ईसीजीसी का कवर है, तो 360 हो गया. ठीक है. पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो है फ्रॉम डेट ऑफ एडवांस ऑन डिमांड बिल्स एंड ट्रांजिट पीरियड एज स्पेसिफाइड विद फेडाई. एग्जाम्स बिल्स जो होगा एनटीपी इंक्लूडिंग एनटीपी 365 डेज. तो 180 दिन एग्जाम्स बिल फॉर पीरियड ऑफ comprising exams period of export bills, transit period specified by FDI and grace period wherever applicable, 180 days 365 days under the gold card scheme. ठीक है. अगेंस्ट इंसेंटिव रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट से इंसेंटिव रिसीव होना है अप टू 90 डेज. अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंस अप टू 90 डेज. अगेंस्ट इंटेंशन मनी फॉर सप्लाई पोर्शन पेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट. ठीक है. If pre-shipment advance are not liquidated from proceeds of bill on purchase, discount it is the submission of export document within 365 days from date of advance. The advance will ceases to qualify the prescribed. देखिए 360 दिन के अंदर में अगर उसका बिल पेमेंट नहीं हुआ या बिल प्रेजेंट नहीं हुआ और डिस्काउंट नहीं हुआ तो क्या जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. सच क्रेडिट विल बी टर्म एट एक्सपोर्ट क्रेडिट नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड इसिनॉस. या बैंक में चार्ज इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब फॉर इसिनॉस. ठीक है. प्री शिपमेंट तो बैंक क्या करेगा उस पर इसिनॉस का 360 डेज में जो है अगर बिल डिस्काउंट नहीं हुआ इसिनॉस का फुल फॉर्म फिर से एक बार आपको याद दे, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट, सी फॉर क्रेडिट. ठीक है. एन फॉर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड. ठीक है. ये हो गया इसिनॉस. ठीक है. तो बैंक क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री शिपमेंट का चार्ज करेगा. इफ एक्सपोर्टर डू नॉट यूटिलाइज ऑल द बैंक एट ऑल, बैंक शुड चार्ज ऑल रिलेटिव पैकिंग के डोमेस्टिक लेंडिंग रेट प्लस पेनल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंट पॉलिसी अप्रूव्ड बाय देयर अबाउट्स. ठीक है. इसी नोट्स मैंने बता दिया आपको क्या है. स्पेसिफाइड means export credit not other specified in the interest rate structure of the bank. In these cases bank are free to decide the rate of interest. इस केस में क्या है, बैंक जो है
फ्री होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए। व्यू ऑफ बीपीएलआर एंड एक्सपोर्ट गाइडलाइंस रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। नो पेनल इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन, पेनल इंटरेस्ट इस पर नहीं लगेगा। इंटरेस्ट रेट ऑन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, देखिए फॉर अर्ली पेमेंट डिमांड बिल बिफोर एक्सपायरी ऑफ एनटीपी, अगर एनटीपी से पहले देता है तो प्रेस्क्राइब रेट फ्रॉम डेट ऑफ एडवांस टू बी रियलाइजेशन डेट इन एस्ट्रो अकाउंट। उजांस बिफोर ड्यू डेट, प्रेस्क्राइब रेट अप टू द नोशनल or actual due date from credit to the bank, notes to account abroad, whichever is earlier. Demand bill, advance interest for NTP, notional or actual due date already recovered, excess interest calculated if any should be refunded. Overdue bills after NTP in case of demand bills upon expiry of due date in case of advance. Prescribed rate of return up to NTP due date and overdue BPLR minus 2.5% up to 180 days. ठीक है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, इसको नेक्स्ट में देखेंगे। चलिए आज कुछ ज़्यादा हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेशक हमको लगता है 2 व्यूज मिल रहे हैं, ओनली 2 व्यूज 3 व्यूज। देखिए फ्रेंड्स, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, आप इसको सिर्फ सुन लीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इसको सुनिए, नथिंग एल्स। सुन लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो इसमें मेन चीज़ें सब अंदर में ही है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर से एक बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।